एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का ये प्रश्न संख्या कौन सा है? 5। आपके सामने लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये सेंटीमीटर लिखा है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए कितनी चीजें इसमें पूछी गई हैं। अन्य दो भुजाएं समकोण त्रिभुज में कितनी वैसे किसी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है ना। तो 3 भुजाएं होती हैं, इसमें से कर्ण आपको 13 सेंटीमीटर दिया गया है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का नाम क्या होता है? आधार, लंब, कर्ण। तो कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो कर्ण को अगर हम हटा दें तो क्या बचा? लंब और आधार। लंब और आधार का संबंध दिया गया है। लंब को ऊंचाई भी कहते हैं। तो त्रिभुज की जो ऊंचाई है यानी लंब की माप आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब इसको हम कैसे करेंगे जरा यहाँ देखिए। हम एक फिगर खींच दें, एक फिगर खींच दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो ये हो गया, आपस में बात न करिए। BC हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब जो प्रश्न में आपके दिया गया है समकोण त्रिभुज, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है ना। आधार मान लो, हम इसको मान लिए आधार, ये हो गया, BC आधार हो गया, इसको आधार मान लिया, ये ऊंचाई हो गई और ये कर्ण हो गया। तो आधार से जो ऊंचाई है वो कितना कम है? 7 सेंटीमीटर। तो अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। जितनी भी आधार है, जो भी मान लो, x मान लिया तो x माइनस 7 हो गया, y मान लीजिए y माइनस 7, a मान लो a माइनस 7, जितना भी जो भी इसकी लंबाई आधार की है, लंब उससे 7 सेंटीमीटर कम है ये। और कर्ण कितना कह रहा है? 13 सेंटीमीटर। कर्ण आप जानते ही हो, समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो अब आपको पता हो गया कर्ण 13 सेंटीमीटर है, आधार x सेंटीमीटर और लंब या ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आप ये जान लें कि अगर आपको x मालूम हो जाए, ये भुजा मालूम हो जाती है, अगर ये भुजा मालूम हो जाती है तो उसमें से 7 सेंटीमीटर कर देंगे तो ऊपर वाली भी आ जाएगी, ऊंचाई भी आ जाएगी। बात क्लियर हो गई। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबने लगभग पढ़ा होगा। समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है बताओगे? समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? या पाइथागोरस प्रमेय का जो सार है क्या है? बताओ। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण पर बने वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ये होता है। या सामान्य तौर पे आप कह सकते हो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये आप कह सकते हैं। तो बस आइए यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग यानी AC, इसका वर्ग कर दिया मैंने, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। ये कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग करो, चाहे आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग करो, एक ही बात है। AC कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दिया। AB कितना है? x माइनस 7, देखते जाओ, x माइनस ये हो गया, इसका वर्ग हो गया। और BC कितना है? x, इसका वर्ग हो गया। कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग हो गया प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप जब हल कर लेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या होगा? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण जब बन जाएगा तो उसको हम हल कर लेंगे, गुणनखंड विधि से हल कर लें, चाहे सिद्धाचार विधि से। सिद्धाचार विधि अभी बताया नहीं बताया है, आगे बता देंगे आपको। या पूर्णवर्ग बना के भी हल कर सकते हैं। तो 13 का वर्ग, 13 के ऊपर घात तो लगी है, इसका मतलब हुआ 13 को 13 से आप गुणा करेंगे। तो 13 को 13 से गुणा करेंगे 169 आएगा। ये x माइनस 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है। एक आइडेंटिटी आपको मालूम होगा a माइनस बी होल स्क्वायर है क्या होती है?
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उससे इसको खोल देंगे तो एक बार एक्स का स्क्वायर कर दो, चलो प्लस कर दें, 7 का स्क्वायर कर दो 49 है, और माइनस इसका मल्टीप्लाई करके इसका गुणा करके 2 से गुणा कर दो, तो 7x दूना क्या होगा 14x। देखो चाहे आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं है। एक बात है ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक बार इसका स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर कर दिया 49 हो गया, फिर माइनस इसका गुणा कर दिया 7x दूना 14x, 2ab होता है ना, a और b का गुणा करके दूना करना है, तो यहाँ 7 और x का गुणा कर दिया 7x दूना 14x, और फिर ये क्या बचा एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी। ये 13 को 13 से गुणा किया 169 आ गया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको खोल दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया और एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब आप क्या करें, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये हो गया, और प्लस 49, ठीक है ना। अब ये 169 जो है इसको बराबर के एक तरफ कर दो, तो आपको क्या बताया मैंने, पक्षांतर करना है इसको कहते हैं। और कोई भी चीज जब बराबर के दाएं पक्ष से बाएं तरफ जाती है, बाएं से दाएं हो, तो उसका चिन्ह बदल जाता है, धन होता है तो ऋण हो जाता है, ऋण होता है तो धन, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 169 माइनस, ये बराबर 0, चाहे बराबर 0 इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, मैंने उधर लिख दिया, ठीक है। इसको हल करिए, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ 169 में से 49 निकाल दो, 9 माइनस 9 0 आ जाएगा, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, 1 2 इक्वल टू 0। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और सरल कर सकते हो, क्यों जी सर, ये बन गया, ऐसे भी हल हो सकता है, लेकिन यहाँ 2x स्क्वायर है 14, अब इसमें 2 कॉमन हो सकता है, ठीक है ना, चाहे 2 कॉमन ले लीजिए या 2 से भाग दे दीजिए, अपने मन में 2 से भाग दे दीजिए, 2 से इसको भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से इसको भाग दे देंगे 7x, 2 से इसको 2 से 12 60, और 2 से इसको भी भाग देंगे तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देते तो 0 हो जाता है, हो गया नहीं हुआ, अभी बिल्कुल आपका सरल हो गया। ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब आपका काम क्या होगा, इस द्विघात समीकरण को केवल आपको हल कर देना है, ठीक है, इसको हल कर देना है। इसको हल करने के कई तरीके हैं, फिलहाल अभी हम गुणनखंड विधि से आपको बता रहे हैं ना, तो आइए, मैंने क्या तरीका बताया था याद होगा। सबसे पहले आप सी जो ये है इसको लें, 60 हो गया, फिर मैंने क्या बताया था, फिर मैंने कहा था इसका निशान देखो, ठीक है ना। एक बात मैंने और बताई थी कि इसको ले लो और एक्स स्क्वायर के आगे अगर कोई गुणांक है तो उससे इसका गुणा कर देते हैं, और अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, 1 से इसको गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पर कुछ न दिखाई दे आपको तो आप 60 ले लें, ठीक हो गया। इसके बाद में क्या बताया था मैंने, ये जो इसका निशान देखो आगे, या तो यहाँ ऋण मिलेगा या तो धन मिलेगा। अगर धन मिलेगा तो आपको जोड़ना है, और ऋण मिलेगा तो कहोगे जोड़ना घटाना क्या है। अब आपको 2 ऐसी संख्याएं तलाश करनी है जिनको गुणा करें तो 60 आवे, और यहाँ पर क्या है ऋण है ना, ऋण होने पर घटाना है। 2 संख्याएं ऐसी तलाश करिए, गुणा करिए तो 60 आवे और घटाने पर 7 आ जाए, घटाने पर ये संख्या आ जाए, गुणा करने पर ये संख्या आ जाए। ऐसी 2 संख्याएं तलाश करिए जिनको गुणा करिए तो 60 आ जाए और घटाइए तो 7 आ जाए। और यहाँ पर अगर प्लस होता तो हम ये कहते कि गुणा करने पर 60 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर 7 आना चाहिए। अब ऐसी संख्याएं हम कैसे ढूंढेंगे, देखिए कई संख्याएं हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप 30 × 2 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, 20 यहीं 60 कर सकते हो, 15 ये कर सकते हो, 10 ऐसे कर सकते हो, क्यों और कर सकते हो, हाँ 12 और 5 भी कर सकते हैं, 12 5 60 बिल्कुल सही है। देखिए 30 × 60, 20 × 60, 15 × 4 60, 10 × 6 60, 15 × 12 × 60। ये गुणा करने पर ये इसका भी गुणनफल 60 आ रहा है, इसका भी गुणनफल 60, सबका गुणनफल 60 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 शर्तें हैं, गुणा करने पर 60 आना चाहिए, गुणनफल 60 आना चाहिए, और घटाने पर तो 30 में से 2 घटाएंगे तो 28 आएगा, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। 20 में से 3 घटाएंगे तो इसको भी नहीं लेंगे, हमको 7 लाना है ना, समझ में आ रही बात। 15 में से 4 घटाएंगे 11, कितना लाना है 7 लाना है। यहाँ पर 15 में से 4 जाएगा तो 11 आएगा, तो इसको लेंगे नहीं लेंगे।
10 में से 6 जाएगा तो अब यहाँ पर अगर 4 लिखा होता 4 तो हम इसको ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर 7 लाना है। तब 12 पंचे कितना होता है, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, यही 7 में लाना है, तो इसको हम ले लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये 7 नहीं लिखेंगे, ये 12 माइनस 5 ये कर देंगे एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस से इसको ओपन कर देंगे। कई बार मैंने बताया अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और उससे आप ब्रैकेट को ओपन कर रहे हो तो अंदर सबका निशान बदल जाएगा, प्लस का माइनस है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 12 और यहाँ पर एक्स भी एक्स से भी ओपन होगा, ये हो गया, और माइनस का है प्लस हो जाएगा 5x माइनस 60 हो गया। इसमें कितने पद थे, 3। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, दो पदों को अलग कर लो, 2 पदों को अलग करके कॉमन ले लीजिए। तो इसमें जब आप कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, x से भाग दे देंगे इसको तो x आ गया, और x से यहाँ पर भी भाग दे देंगे तो 12 आ गया। 5 इसमें 5 कॉमन ले लो, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5 जब हम कॉमन ले लेंगे तो 5 से इसको भाग देंगे, 5x को 5 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, और 5 से 60 को जब भाग देंगे तो 5 का नाम 5 5 12 आ गया। देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको फिर कॉमन ले लो, इसको फिर कॉमन ले लीजिए आप, तो एक आ गया x 12 x माइनस 12 और एक x प्लस 5 बराबर 0। बात क्लियर हो गई, समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है ना, सब लोग समझ रहे हो। ये x माइनस 12 को एक जैसा लिख दिया, x प्लस 5 हो गया। अब मैंने क्या बताया है, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 होता है तो उनमें से कोई एक संख्या अवश्य 0 होती है, और कभी कभी दोनों संख्याएं भी 0 हो सकती हैं। तो हमें पता तो है नहीं कि ये 0 है कि ये 0 है, हम यहाँ पर ऐसे करेंगे कि अगर, चलो इसको पहले कर दें, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस 5 है, उधर जाएगा तो माइनस 5, ये अग्राह्य हो जाएगा। अग्राह्य का मतलब होता है ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, त्रिभुज की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, समझ में बात, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। अब आइए ये x माइनस 12 पे आ जाओ। यदि x माइनस 12 बराबर 0 यह हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0, तो x ये 12 उधर चला जाएगा, पक्षांतर होकर माइनस से प्लस हो जाएगा, 12 हो गया, ठीक, 12 सेंटीमीटर, ये ठीक है, प्लस में आया, ये प्लस में आया ना, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये आंसर में हम इसको लेंगे। x आपने क्या माना था, आधार माना था ना, और x आधार माना था, x की वैल्यू कितनी है 12, तो आधार कितना हो गया 12, लिख दीजिए, अतः त्रिभुज का आधार, आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए ये जो ऊंचाई इसकी है या लंब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो लंब निकाल दो या ऊंचाई लिख दीजिए, ये 12 में से 7 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात ना, दोनों भुजाएं आ गई, एक 12 आ गया, एक 7 आ गया, ठीक। अब यहाँ ध्यान दें, अगर आप अपना उत्तर चेक करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो कि सही है कि गलत है, 13 को 13 से गुणा करिए, कितना आएगा 169 आया है, कहीं पर नोट कर लिया मैंने, 169 आया। अब इसको छोड़ दो, ठीक है ना, ये कितना आया आपका 12 को 12 से गुणा करो 144, और ये कितना आया 5 को 5 से गुणा करो 25, इसको जोड़ दो, इसका स्क्वायर जोड़ लीजिए, देखिए 169 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, यानी उत्तर आपका सही है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के आ रहा है, तो उत्तर आपका सही आया, ठीक है। अब निकाल लें तुरंत, शांत रहिए। हाँ देखिए, ये एक्सरसाइज 4.2 का आखिरी प्रश्न है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुणों से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है।
कितनी चीजें पूछी गई हैं? 2 चीजें। एक तो प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है और निर्मित बर्तनों की संख्या भी ज्ञात करनी है। हम कहाँ से प्रश्न शुरू करेंगे, हल करना कहाँ शुरू करेंगे? अगर आप निर्मित बर्तनों की संख्या मान लें, निर्मित बर्तनों की कि किसी दिन कितने बर्तन बनाए गए, मान लीजिए 2, 4, 6, 10 जो भी बने हों, ठीक है ना। यहाँ से आप शुरू करिए, निर्मित बर्तनों की संख्या हम मान लेंगे, ठीक है ना। तो फिर एक नग की लागत क्या आएगी? यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, ठीक है। तो अगर आप बर्तनों की संख्या मान लेते हैं तो उसके आधार पे एक नग की लागत भी आ जाएगी। फिर हम सवाल करेंगे, ठीक है। देखिए हम कैसे करते हैं, इसको समझो यहाँ। माना निर्मित बर्तनों की संख्या, इसको मान लो निर्मित, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x y z कुछ भी मान लीजिए, मानना है आपको, x y z कुछ भी मान लिया, निर्मित बर्तनों की संख्या x। तब प्रत्येक बर्तन की कीमत या प्रत्येक नग की लागत करते हैं। प्रत्येक नग की लागत क्या लिखा है यहाँ देखिए, प्रत्येक नग की लागत क्या लिखा? प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो उस दिन कितने बर्तन निर्मित किए गए? x। तो अब निर्माण लागत क्या आ जाएगी? x का 2 गुना करो, x के 2 गुने से 3 अधिक, तो x का 2 गुना कर दो 2x हो गया और 3 अधिक कर देना है 3, इतने रुपए हो जाएगा, ठीक है। इतने, ये बात क्लियर हो गई। अब आप इसको ऐसे समझें, किसी विशेष दिन इतने बर्तन बने और एक बर्तन को बनाने में इतने रुपये लगे और कुल लिखा है कि 90 रुपये आया है, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये। आइए प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बराबर रुपए 90। क्यों लिखा? उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी, ये मैंने लिख दिया। कुल निर्माण लागत का क्या मतलब हुआ? अभी नहीं, क्या हुआ? मतलब सर जितने बर्तन बने हैं उन सारे बर्तनों को बनाने में 90 रुपए लगे हैं, ये मतलब हुआ। जितने भी नग उस दिन तैयार हुए हैं उन सारे नग को, नग का मतलब पीस आप कह सकते हो, नग का मतलब पीस, जय पीस तैयार हुए हैं, सबकी निर्माण लागत कितना आ गई? 90। अब आप बताइए कितने पीस तैयार हुए हैं? 2x + 3, नहीं सॉरी, कितने पीस तैयार हुए हैं? x, और एक पीस की निर्माण लागत क्या है? 2x + 3। तो जितने पीस तैयार हुए हैं उसको एक पीस के निर्माण लागत से गुणा कर दें तो कुल की निर्माण लागत आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? यही करना है। x पीस तैयार हुए हैं x, और एक पीस की कीमत कितनी है, निर्माण लागत कितनी है? 2x + 3, गुणा कर दीजिए, बराबर हो गया। इसको हल कर दो, समीकरण आ जाएगा x और 2x का 2x² हो गया, x और 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3x, 90 को इधर बुला लीजिए, -0 हो गया। देखिए आ गया। इससे आपका परिचय है, ये द्विघात समीकरण है, नहीं है? जैसे पीछे आपने देखा है। अब हमें क्या करना है? इस द्विघात समीकरण को हल कर देना है। हल कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, वो बर्तनों की संख्या आ जाएगी, फिर बर्तनों की संख्या के आधार पर इसमें रखकर एक नग की लागत आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले यहाँ देखो, c की जगह क्या लिखा है और x² का गुणांक क्या है? 2। मैंने बताया है कि यहाँ पर अगर कोई संख्या हो, x² का कोई गुणांक हो तो उसको यहाँ c से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 90 का गुणा क्या आ जाएगा? 180 आ गया। क्या आ गया? 180 आ गया, ठीक कर दिया। और जब यहाँ पर कोई चीज नहीं होती, अगर यहाँ पर 2 ना होता तो 2 90 ले लेते, ये तो मैंने बता दिया है आपको, बता चुका हूँ ना। तो क्या हो गया? 90 दूना 180। इसके बाद मैंने क्या बताया है? मैंने बताया इसका निशान इसके आगे देखिए क्या लिखा है?
मैंने क्या बताया है कि यहाँ पर या तो आपको माइनस मिलेगा या तो प्लस, दो ही निशान मिलेंगे, या तो माइनस मिलेगा या तो मैंने बताया अगर प्लस मिलता है तो इसके दोनों गुणनखंडों को जोड़ के हम ये लाते हैं, और अगर माइनस मिलता है तो इसके अभी दो गुणनखंड करेंगे उनको घटा के लाएंगे ना। तो यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे, घटा के लाएंगे। कितना लाएंगे, ये 3 लाएंगे, यक्स का जो गुणांक है। क्लियर हुई बात ना। अब आप काम कैसे करेंगे, आप दो संख्याएं तलाशिए जिनका गुणा करने पर 180 आ जाए, उनको आपस में घटाएं तो 3 आ जाए। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, करने के लिए बहुत सारी संख्या 180 का गुणनखंड करेंगे, बहुत सारी संख्याएं निकल आएंगे, लेकिन मैं अब चूंकि आपको समझा रहा हूं तो बहुत ज़्यादा नहीं लूंगा, नहीं आपका समय जाएगा। जैसे 18 और 10 में कर सकता हूँ, 180 हो जाएगा ना। और 15 और 12 भी तो होता है, 15 दाम 150, 15 दूना 30, 150 30 180 और कर दें। चलो एक और कर दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा। 30 और 6, 30 छक्का 180, 30 छक्का 180 होता है यार, 60 क्यों करे, हो गया ना। अब मतलब क्या मैंने बताया था कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 180, और घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। ये बात क्लियर हो गई। ये देखिए 18 और 10 का गुणा करेंगे 180, 15 और 12 का गुणा करेंगे 30 और 6 का गुणा करेंगे। गुणा करने पर 180 आ जाए, ये शर्तें ये तीनों पूरा कर रहे हैं, लेकिन एक शर्त और है, घटाने पर कितना आना चाहिए। यहाँ पर 18 में से 10 निकालोगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पर अगर 8 होता तो हम इसको ले सकते थे, लेकिन है क्या 3, तो यहाँ नहीं आया। और यहाँ 30 में से अगर 6 निकालेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। अगर यहाँ पर 24 होता तो हम इसको ले लेते, लेकिन हमें क्या लाना है, 3। यहाँ पर बताइए जरा सा, तो इसको भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। 15 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा, 3, और 3 ही हमें लाना है। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया 15 और 12। बात क्लियर हो रही है। देखिए इसको ऐसे करेंगे, 2x², यहाँ पर 3, आप लोग शांत रहें, शोर न करें, 3 ना, ठीक है। अब 3 की जगह पर हम 3 न लिखकर ये 15 और 12 जो है इसको कर देंगे, 15 माइनस 12। ये बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर प्लस होगा तो यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ये पर दो चीजों पर आप ध्यान देंगे, आपका दो सही हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। और यहाँ x कर दो, क्या करोगे, ये x कर दिया, 15 माइनस 12, 3 न लिखकर 15 माइनस 12 कर दिया, ये 3 हो गया, और x आ गया माइनस 90, 0। बात क्लियर। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस बराबर 0। कुमकुम के पद हो गए इसमें, इसमें कितने पद थे, अब 4 पद हो गए। अब क्या करेंगे, 2 पद इधर कर लो, 2 पद इधर कर लो, कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो 2x² और 15x में अगर हम 2 कॉमन लें तो 2 से इसको फिर भाग नहीं जाएगा, भाग जाएगा तो 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। आप ऐसा ना करें, ठीक है ना। x कॉमन ले लो, क्या करो, तो x जब हम कॉमन ले लेंगे, जो कुछ भी यहाँ कॉमन लेते हैं इन पदों में, इन दोनों पदों में मैंने x कॉमन लिया है, और जिसको कॉमन लेते हैं फिर उससे उन पदों को भाग देते हैं। x से इसको भाग दे देंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, x से यहाँ पर भाग दे देंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आइए, देखिए -12 और 12x और -90, x यहाँ पर है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं हो सकता। 12 और 90 में बताइए 6 कॉमन ले लो, -6, क्या करेंगे, हाँ। अब जब -6 मैंने कॉमन लिया तो माइनस का प्रभाव क्या जाएगा, अंदर जो भी चीजें लिखी जाएंगी उनका निशान बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का, और 6 का प्रभाव क्या जाएगा, 6 से सबको भाग हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये देखिए माइनस है, हम प्लस कर देंगे, 6 दूनी 2x आ गया, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस, और 6 से 90 को भाग दे दीजिए, 6 का 9 6, 3 30, 6 पंचे 30 बराबर 0। देखिए ये और ये एक जैसा ब्रैकेट आ गया। आप सही से जब गुणनखंड करोगे तो ये ब्रैकेट मिल जाएगा, ठीक है। ये फिर कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया, इसको एक जगह लिख दीजिए, 2x प्लस 15, और ये यहाँ आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। आगे तो आपको पता है, पता है। हरिओम बताओ, 90 तुम बताओ आगे क्या होगा, बताइए। सर आगे
इन दोनों में से कोई जीरो। हाँ देखिए, इसका गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो मैंने कई बार बताया है कि दो संख्याएं हो, उनका गुणनफल 0 हो तो उनमें से एक आवश्यक रूप से 0 होगी, और हो सकता है कि दोनों 0 हो। बताया नहीं बताया? तो आइए यहाँ पर कर दूं, यदि आपस में बात ना करें, 2x + 15 बराबर 0 हो गया। इधर आ जाता हूँ, 2x + 15 बराबर 0, तो 2x इस 15 को इधर शिफ्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दो इधर की तरफ पक्षांतर, तो ये प्लस इधर आएगा माइनस। कई बार मैंने बताया ये बराबर का जो निशान है, इसके इधर उधर कोई चीज लाएंगे उसको पक्षांतर करना कहते हैं, ट्रांसपोज करना कहते हैं, और निशान बदल जाता है जिस संख्या को आप इधर से उधर ले जाएंगे। ठीक है, प्लस होगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया 2x बराबर -15, तो x क्या हो जाएगा? -15/2। ये अग्राह्य हो जाएगा, हैं? अग्राह्य, हैं? अग्राह्य का मतलब शुड नॉट बी टेकन, हैं? इसको नहीं लिया जाना चाहिए। क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? एक तो x का मान 15/2 आया, 7.5, तो मतलब क्या 7.5 बर्तन बनेंगे? पहली बात तो ये, और माइनस में आया, तो बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। हो सकता है 7.5 बन जाए, 7 पूरे बन जाए और एक आधा बन जाए, मान लो ऐसा हो जाए, लेकिन ये माइनस होने की वजह से बर्तनों की संख्या माइनस नहीं हो सकती, इसलिए ये अग्राह्य है, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर? ये तो हो गया x - 6, क्या है? x - 6 = 0, x = 6, ये हो गया। ठीक है ना, ये प्लस में आ गया। क्या है? x बराबर 6। x आपने क्या माना था? निर्मित बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या हो गई 6। लिख दीजिए, हैं? निर्मित बर्तनों की संख्या, ये बराबर कितना आया? 6। और एक बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत कैसे निकलेगी? क्या बताया था? जितने बर्तन बने हैं, देखिए क्या था, जितने बर्तन बने हैं, ठीक है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से और 3 अधिक, तो 6 बर्तन बने, 6 का दूना 6 दूनी 12, और 12 में 3 और जोड़ 15। ठीक है ना, यहाँ से भी आप कर सकते हो, कहाँ से? यहाँ से। x बराबर 6 आया, तो 6 दूनी 12, 3 15, 2 × 6 + 3 कर दो। ठीक है, 6 दूनी 12, 3 15। एक बर्तन की निर्माण लागत 15 रुपये आई, और बर्तन कुल कितने बने? 6 बर्तन बने। कै बर्तन बने? 6। और एक बर्तन कै रुपए का? 15। तो 15 रुपए का एक बर्तन और 6 बर्तन बने कै रुपए? 90 रुपए निर्माण लागत। यहाँ क्या दी गई है? यानी सवाल जो लगाया गया है सही है, जो शर्तें हैं उसके आधार पे सही लग रहा है। ठीक है।